जय हिंद प्यारे छात्रों। और हम लोग चल रहे थे पुष्प के बारे में। किसके बारे में? फूल के बारे में, पुष्प के बारे में, जिसमें हमने आपको बता दिया था, उमंग बता दिया था, ज्यांग बता दिए थे, नहीं वर्तिका बता दिए थे, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, यहाँ तक बता दिए थे। हम बताए थे आपको परागन। क्या बताए थे? परागन। परागन बताए थे ना। परागन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्वपरागन और पर परागन। बात किया जाए तो परागन किसे कहते हैं? परागन किसे कहते हैं? परागन कहते हैं जब पराग कोश से पराग कण का निकल कर, है ना, और कहाँ जाता है? वकृताग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। नहीं, और ये परागन किसके किसके द्वारा होता है तो नीचे लिखवाए थे। जल के द्वारा, वायु के द्वारा, ये सब के द्वारा हम लिखवाए। कीटों के द्वारा भी हम बताए थे। उसके बाद हम बताए होंगे निषेचन। नहीं, निषेचन बताए थे। परागन होने के बाद निषेचन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और पराग कण में उपस्थित जो नर युग्मक है अंडाशय में उपस्थित अंडाणु से संयोग करके, और संयोग करने की इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इस बात को हमने यहाँ तक जान लिए थे। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि जो निषेचन के पश्चात फूल के विभिन्न भाग में परिवर्तन हो जाते हैं। तो निषेचन होगा तो फूल के जो विभिन्न भाग में परिवर्तन होंगे, तो उस परिवर्तन को देखेंगे। बाद निषेचन के पश्चात ठीक है जी, तेरा हाथ वो नहीं चल रहा है। निषेचन के पश्चात फूल के विभिन्न भागों में परिवर्तन। फूल के विभिन्न भागों में परिवर्तन। फूल के विभिन्न भागों में परिवर्तन। देखिए, हम बताए थे कि फूल के विभिन्न भाग जो हैं, पहला जो हम बताए थे कि बाह्य दल पुंज होता है ना। तो जैसे जैसे बताए थे कि ये क्या है? वृंद। क्या है? हाँ। ये क्या है? पुष्पासन। क्या है? पुष्पासन, है ना। हाँ। अच्छा, है ना। और उसके बाद बात करें तो ये ऐसे ऐसे रहते हैं, यही ना बाहदल पुंज। बाहदल पुंज है, और यहाँ से ऐसे एक होते हैं, ऐसे। ये जो हो गया अंडाशय हो गए, और ये वर्तिका हो गया, और ये वर्तिकाग्र हो गया। ये बात बताए थे हम। तो सेम उसी प्रकार से अब बाकी अंडाशय सब बताए थे, परागकण, परागकोश भी उसी प्रकार से। जैसे देखिए बाह्य दल पुंज है, बाह्य दल पुंज, ये क्या परिवर्तन हो जाता है? मतलब ये बाह्य दल पुंज क्या हो जाते हैं, है ना। तो ये बाह्य दल पुंज सूख करके गिर जाएगा। बहुत अच्छी बात है। सूख कर गिर जाता है, सूख कर गिर जाता है। जो हम दिव्या को तोड़ करके दे दिए थे, वो बोला नहीं दिए थे ना, फूल लाए थे एक दिन, है ना, पूरा बताए थे, है ना। हाँ हाँ। तो बाह्य दल पुंज सूख करके गिर जाता है। दल पुंज है जो, क्या? दल पुंज, दल पुंज, और दल पुंज भी है, वो भी सूख करके गिर जाता है। यह भी सूख कर गिर जाएगा। दल पुंज आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ। अंडाशय जो है, कौन? अंडाशय। अंडाशय ये जो है फल बन जाते हैं। क्या फल बन जाता है अंडाशय? फल बन जाता है। और बात करें हम तो बीजांड जो है, बीजांड, उसके बाद हम ये भी बताए थे, उसके बाद बीजांड है वो, ये बीज को खोल बन जाता है। जो बीज, बीजांड जो है बीज बन जाते हैं, बीज बन जाता है। बीजांड बीज बन गए, और बीजांड का आवरण जो है उसका बीज का खोलवा बन जाता है। जो बीजांड का आवरण, बीजांड का आवरण
बीज का खोल बन जाता है, खोल बन जाता है, और ये परिवर्तन होते हैं, है ना। और ये परिवर्तन आप फिर बात किया जाए तो देखो बाह्य दलपुंज जो है किसे सूख करके गिर गया, और दलपुंज भी गिर गया। हाँ दलपुंज, तो दलपुंज ये ऐसे जाता है ना। हाँ हाँ, तो वो दलपुंज है, ये यही ना दलपुंज है जो पुष्प के रंगीन भाग है, जो रंगीन दिखाई देता है फुलवा, तो रंगीन या सफेद यही दलपुंज की वजह से है, दलपुंज भी गिर जाता है। तो यही बात, जो बाह्य दलपुंज है वो सूख करके गिर गया, दलपुंज भी सूख कर गिर गया, अंडाशय जो है फल बन गए, और बीजांड जो है बीज अंदर अंदर बीज बना दिया। ये जो बीजांड का आवरण चिनिया बादाम के देखिए ना, है ना, वो अंदर अंदर क्या बन गए, खोल बन गए ऊपर से, नहीं। या गुल्लड़ को देखना है, वो भी ऊपर से आवरण बन जाता है, गुल्लड़ के बीज अंदर चल जाते हैं धीरे धीरे, गुल्लड़ का बीज होता है, ये नहीं कि नहीं होता, फूल के रूप में उसके अंदर होता है। हाँ, फल के भीतर किसका से 710 है, छोड़ दीजिए, है ना, बीजांड का आवरण, है ना, कोनो दिक्कत है, क्लियर है ना, ठीक है। यदि अब बात करें कि प्रमुख फल एवं उनके खाने योग्य जो भाग हैं, क्या क्या फल है और उसको हम क्या क्या खाते हैं, तो उसको थोड़ा सा पूछा जाता है ना। तो ये लोड है, ये तो लोड कीजिए इसको पहले, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ रोको, लीची है ना जी, एक स्टेप ऊपर से छील लेते हैं, एक स्टेप छील देते हैं अंदर, है ना। हाँ तो इस सबको एरिल, हाँ तो उसको क्या कहा जाता है, एरिल कहा जाता है, एरिल को खाते हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद चना या मूंगफली लिखिए दूसरा, हाँ चना या मूंगफली, हाँ अंदर वाला, लीची नहीं खाया, तो वही एक होता है चना या मूंगफली, और इसको जो है बीज खाते हैं, नहीं सॉरी बीज पत्र, क्या बीज पत्र, लीची देखी है, लीचिया के अंदर जो व्हाइट व्हाइट होता है ना, उसको एरिल कहते हैं, वही खाते हैं लीची का, है ना। हाँ चना या मूंगफली उसका बीज पत्र, बीज को खाते हैं, चना के बीज में खाए जाते हैं क्योंकि चन में उगता है, चन में ना उगता है जी, या मूंगफली फेंके तो वही उगेगा, ठीक है। हाँ हाँ उसके बाद थोड़ा सा ये लिखना है आपको, अमरूद अंगूर टमाटर, अमरूद अंगूर टमाटर, अमरूद अंगूर टमाटर, इसका बीजांड या फल भित्ति, बीजांड या इसी को कहा जाता है फल भित्ति, फल भित्ति किसका किसका, अमरूद अंगूर और टमाटर का, अमरूद अंगूर टमाटर का। एक पूछता है सेब और नाशपाती का, सेब या नाशपाती देखे हैं, सेब या नाशपाती, इसको पुष्पासन खाते हैं, पुष्पासन, पुष्पासन, पुष्पासन बस हो गया, इतने आपको ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं, है ना। सेब या पुष्पासन आपको दिखाई दे रहा है, हाँ पुष्पासन, यह सेब है, ये नाशपाती है, तो खाइए सेब है सती, अच्छा 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 ठीक है, ठीक, सिंफोनिया देखे हैं। हाँ मानव जो है, हम पढ़ रहे हैं मानव क्या, प्रजनन, मानव प्रजनन, हमने बताया कि मानव एक सजीव प्रचक्र जीव है ना, जो लैंगिक जनन द्वारा अपने जैसे संतान को क्या करता है, उत्पन्न करता है ना। और मानव एक लिंगी जीव है, मानव एक लिंगी जीव है, और इसके
नर एवं मादा दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये दो स्टेप अब लिखे हैं कि मानव प्रजनन। हम देख रहे हैं कि मानव सजीव प्रचक्र जीव है। मानव सजीव प्रचक्र जीव है। मानव सजीव प्रचक्र जीव है जो लैंगिक जनन द्वारा अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है। और इधर मानव प्रजनन, मानव सजीव प्रचक्र एक जीव है जो लैंगिक जनन के द्वारा अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है। और मानव जो है एक लिंगी जीव है। ये भी हम बात जाने हैं। मानव एक लिंगी जीव है। मानव एक लिंगी जीव है। अतः इसमें नर एवं मादा अलग अलग, कौन है जी, अलग अलग होता है। बात करें प्रजनन हेतु मानव में विकसित तथा जटिल प्रजनन तंत्र पाया जाता है। तो ये हम देखें मानव प्रजनन। इतनी बातों को पहले हम देखेंगे किसमें, मानव प्रजनन में। मानव प्रजनन की बात करें तो मानव सजीव प्रजक्र है जो लैंगिक जनन द्वारा अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है। और मानव एक लिंगी जीव है। अतः इसमें नर एवं मादा अलग अलग होता है। बात करें प्रजनन हेतु मानव ने विकसित तथा जटिल प्रजनन तंत्र है। प्रजनन हेतु मानव में विकसित तथा जटिल प्रजनन तंत्र है। नर तथा मादा का प्रजनन तंत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा नर तथा मादा का प्रजनन तंत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यदि और बात करें हम इसमें तो मानव लगभग 12 वर्ष की आयु में जनन योग्य हो जाता है। ऑथराइज्ड है। मानव लगभग 12 वर्ष की आयु में जनन क्या हो जाते हैं, योग हो जाते हैं। और मानव जब जनन योग होते हैं तब नर एवं मादा दोनों के शरीर में परिवर्तन होते हैं। जब मानव जनन योग्य हो, पूरा जोर से सब बता देंगे, मच के बता देंगे, है ना। मानव लगभग 12 वर्ष की आयु में जनन योग हो जाता है। जब मानव जनन योग हो जाते हैं, हाँ जी, जब मानव जनन योग हो जाते हैं तो उनके शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। कई परिवर्तन होते हैं। और इस परिवर्तन को
परिवर्तन को, और इस परिवर्तन को प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी कहते हैं। इसके बाद आगे हम बढ़े। ये बात हमने लिखा किसमें? मानव प्रजनन में। थोड़ा सा एक स्टेप और लिखेंगे। मानव 13 से 19 वर्ष की आयु तक वयस्क होने की सारी प्रक्रिया पूरी कर लेता है। मानव जो है 13 से, मानव जो 13 से 19 वर्ष की आयु तक 13 से 19 वर्ष की आयु तक वयस्क होने की सारी प्रक्रिया पूरी कर लेता है, पूरी कर लेता है तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से, तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से, शारीरिक तथा मानसिक रूप से जनन योग्य बन जाता है। ये जनन योग्य बन जाता है, जनन योग्य बन जाता है। और इस उम्र किशोरावस्था, चलो और ये इतनी बातों को हमने आपको बताया। एक बार बढ़िया से इसको देख लीजिए, है ना। हाँ, हम पढ़ रहे थे मानव प्रजनन। मानव प्रजनन, मानव प्रजनन पूछे तो आपको इतनी बातों को लिखना है। मानव एक सजीव प्रचक्र जीव है जो लैंगिक जनन द्वारा अपने जैसा संतान को उत्पन्न कर देता है। बात किया जाए तो मानव एक लिंगी जीव है। हम बताए थे कि जनन जो होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नहीं, एक होता है अलैंगिक जनन और एक क्या? लैंगिक जनन। तो मानव कैसा है? लैंगिक जनन। तो हम बताए कि मानव एक लिंगी जीव है ना। अतः इसमें नर एवं मादा अलग अलग होंगे। हम बताए थे कि लैंगिक जनन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। द्विलिंगी ने हमने फूल को देख लिया, केचुआ को देखा, है ना। प्रजनन हेतु मानव में विकसित तथा जटिल प्रजनन तंत्र पाए जाएंगे तथा नर तथा मादा का प्रजनन तंत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जो बताया जाएगा, है ना, जो आगे बताया जाएगा, है ना। मानव लगभग 12 वर्ष की आयु में जनन योग्य हो जाते हैं और जब मानव जनन योग्य हो जाता है तो उसके शरीर में कई परिवर्तन होते हैं और इस परिवर्तन को प्यूबर्टी कहते हैं। हाँ, क्या क्या परिवर्तन होगा वो बातों को देखिए, है ना। आपका दाढ़ी आने लगेगा, है ना। हाँ, आपके शरीर पर बाल आने लगेंगे, है ना। तो ये कुछ प्रजनन आपको होते हैं, बाकी आप इसे जानते हैं, ठीक है। हाँ, हम जानते हैं। मानव जो है, मानव 13 वर्ष से, कितने वर्ष से? 13 वर्ष से 19 वर्ष की आयु तक एकदम व्यस्त हो जाते हैं, एकदम तैयार हो रहते हैं वो, ठीक है। किसी को देखेगा तरी ठीक है जी, है ना। हाँ, और सारी प्रक्रिया वो पूर्ण कर लेता है ना। और तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से वो जनन योग्य हो जाते हैं। और ये था आपका प्यारे बच्चों मानव प्रजनन। मानव प्रजनन, हाँ, इतने हैं। और यही बात किया जाए, थोड़ा सा और देख लीजिए, है ना। कहा गया है कि इस उम्र, मतलब इस उम्र में 13 से 19 उम्र, इस उम्र मतलब 13 से कहाँ तक? 19 तक। 13 से 19 मतलब इस उम्र तक, इस उम्र को किशोरावस्था, इसी उम्र को किशोरावस्था, किशोरा अवस्था या टीनेज के नाम से जानते हैं। क्या लिखा है? टीनेज कहते हैं, टीनेज कहते हैं। तो ये था, आपसे पूछा किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक? तो 13 से 19 तक। ऐसे 15 से भी 19 कर देता है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है, 19 से ज़्यादा नहीं होंगे, 13 से 19 तक, है ना। कभी कभी किताब में आपको 15 कर देते हैं, 15 से 19 कर देता है, लेकिन ये किशोरावस्था है 13 से 19 तक। लोडेड है?
हाँ रोको। आज दूसरे दिन फूल ला के सब बता दिए, उसी प्रकार से आज बताएंगे, दूसरे दिन ला के बता देंगे, ठीक है। हाँ आइए देखिए, तो हम देखेंगे नर जनन तंत्र। कौन से? नर जनन तंत्र। ये सब जो होला ना, ये सब किशोरावस्था में हो चुका है, ऐसे गुदगुदी से होते रहता है। नर जनन तंत्र की बात करें तो हम नर जनन तंत्र को देखेंगे। बात किया जाए, नर जनन तंत्र जो है, ये जो अपना हड्डी होता है इसको पैल्विक के नाम से जानते हैं, है ना। ये जो हड्डी होते हैं यहाँ पर, इसको पैल्विक कहते हैं, ठीक है। हाँ ये जो है बड़े सा हड्डी जो है नीचे वाला, तो ऐसे कमर के नीचे जो ऐसे ऐसे करके ये रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पैल्विक। तो ये नर जनन तंत्र पैल्विक क्षेत्र में स्थित रहता है तथा इसके अंतर्गत निम्न अंग तथा ग्रंथियां पाया जाता है। ये बात हम पहले लिखें कि जो है नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र पैल्विक, पैल्विक पैल्विक क्षेत्र में उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है तथा इसके अंतर्गत, तथा इसके अंतर्गत, तथा इसके अंतर्गत निम्न अंग तथा ग्रंथि आते हैं। निम्न अंग तथा ग्रंथि आते हैं, ग्रंथि आते हैं। तो हमने ये बात बताया, नर जनन तंत्र जो है पैल्विक क्षेत्र में उपस्थित होता है। हाँ पैल्विक क्षेत्र मतलब ये जो इसको जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्र है, इसको एक हड्डी है, उसको हम पैल्विक हड्डी के नाम से जानते हैं। ये जो हड्डी होता है, ये जो ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कैल्विक कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे है, ऐसे है, ये कैल्विक है, ऐसे ये यहाँ से जुड़ करके ऐसे आता है, तो कैल्विक है। और ये नीचे वाला पैल्विक है, तो कैल्विक पैल्विक, हाँ कैल्विक और पैल्विक। तो हमारा जो नर जनन तंत्र है, नर जो वही पैल्विक क्षेत्र में यही ना उपस्थित है, पैल्विक क्षेत्र में उपस्थित है, और इसके अंतर्गत विभिन्न अंग आते हैं तथा विभिन्न ग्रंथि आते हैं। बात समझ गए ना? हाँ तो ये क्लियर बात है। इसमें क्या क्या आते हैं? तो पहला जो आता है उसको हम कहते हैं वृष्ण। क्या कहते हैं? वृष्ण। उसी को हम टेस्टिस के नाम से जानते हैं। हाँ तो बात करें, अभी शुरू में हम बात कर रहे हैं किसकी? वृष्ण की। किसकी? वृष्ण की। वृष्ण की। किसकी? वृष्ण के। इसी को इंग्लिश में हम टेस्टिस के नाम से भी जानते हैं। आगे चले, हम वृष्ण की बात करें तो वृष्ण यह एक मुख्य जनन अंग है। यह बात किया जाए तो यह एक मुख्य जनन अंग है। यह एक ऐसा जनन अंग है, तो मुख्य जनन अंग है, क्योंकि इसी से शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी से शुक्राणु का, स्पर्म इसको कहते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी से शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु को नर युग्मक भी कहा जाता है। दूसरी बात इसी में हम लिखे कि शुक्राणु को नर युग्मक भी कहा जाता है। शुक्राणु को नर युग्मक भी कहा जाता है। प्यारे छात्रों, हम देखें, क्या देखें? वृष्ण। क्या देखें? वृष्ण। वृष्ण की बात करें, इसी को हम टेस्टिस के नाम से जानते हैं, और यह एक मनुष्य मुख्य जनन अंग है। इसके बिना जनन नहीं हो सकता है, इसीलिए हमने लिखा कि यह एक मुख्य जनन अंग है, और इसी से शुक्राणु मतलब स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण होता है, और शुक्राणु को, यही स्पर्म को हम, शुक्राणु को नर युग्मक भी कहा जाता है। हम सवाल यहाँ सबसे पूछेगा
कि बताइए स्पर्म का निर्माण कहाँ से होता है, तो आपको कहना है सर वृष्ण से, ठीक है। या उलट दे क्वेश्चन, उसने पूछेगा कि वृष्ण का निर्माण कहाँ से होता है, सॉरी गलती है ना, कि वृष्ण में किसका निर्माण होता है, तो शुक्राणु को। कहाँ से होगा, किडनी से होगा, उसी को बात को बताया जाएगा, ठीक है, उसको ही बताएंगे। शुक्राणु को कौन सा युग्मक कहा जाता है, नर युग्मक भी कहा जाता है। आगे बढ़ जाए, आगे देखिए, प्रत्येक नर में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। एक जोड़ी मतलब कितने, दो। तो ये आगे हम लिखे कि प्रत्येक 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 नर में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, वृषण पाया जाता है, एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। और प्रत्येक वृषण वृषण 5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, तथा 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। और इसका भार की बात किया जाए, इसका भार 12 ग्राम होता है। इसका भार कितने, 12 ग्राम होता है, किसका, वृषण का, है ना। इसमें कुछ छोड़े नहीं है। प्रत्येक नर में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। और प्रत्येक वृषण की बात किया जाए तो 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका भार की बात किया जाए तो कितने ग्राम, 12 ग्राम इसका भार होता है। हाँ जी जी, हाँ 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 हाँ, अब इसमें कुछ हम डायरेक्ट, इसमें ये अनुमानित है कितना होगा, ठीक ना। हाँ, आगे बढ़ जाए, ठीक है। देखो आगे, वृषण का निर्माण तीसरे चौथे महीने में, वृक जब माँ के गर्भ में होता है तो तीसरे चौथे महीने में। तो आगे बात करें, वृषण का निर्माण तीसरे चौथे महीने में वृक मतलब क्या, किडनी, वृक, इसी को किडनी कहते हैं। वृक के, हाँ, वृक के आगे में होता है, वृक के आगे में होता है, वृक के आगे में होता है, जो धीरे धीरे नीचे उतरकर, जांग के बीच में एक थैली समान, थैली समान संरचना में बंद हो जाता है, संरचना में बंद हो जाता है। और इस थैली को वृषण कोश कहते हैं। और इस थैली को, हाँ जी, वृषण कोश कहते हैं, क्लियर बात ना। अब बढ़िया से देखिए इसको, अभी और इससे बताया जाएगा। हम अब इतना ही बताएंगे, लेकिन अगले दिन और बताएंगे इसके बारे में।
हाँ पिक्चर बनाएंगे, पहले इसको 2 दिन लिखवाएंगे बढ़िया से, सब बताएंगे, इसके बाद आपको जब नॉलेज हो जाएंगे तो फिर पिक्चर बताएंगे तो आपको याद हो जाएंगे, है ना। ऐसे आपको इस सब में ज्यादा नॉलेज होगा। हमको वृषण की बात करें, किसकी बात करें, वृषण। यह एक मुख्य जनन अंग है और इसी से शुक्राणु का निर्माण होता है। बात करें प्यारे छात्रों तो शुक्राणु को ही हम नर युग्मक भी कहा जाता है। ये सवाल पूछे जाते हैं कि नर युग्मक किसको कहा जाता है, हाँ, या शुक्राणु को क्या कहा जाता है, तो सर नर युग्मक भी कहा जाता है। बात करें तो प्रत्येक नर में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है और प्रत्येक वृषण जो है 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर मोटा और इसका भार 12 ग्राम होता है। और वृषण का निर्माण तीसरे चौथे महीने में ब्रिक किडनी के पास, ब्रिक के आगे में होता है। और जो सीधे हाँ किडनी के आगे, किडनी के आगे, और किडनी के आगे जो धीरे धीरे, कैसे धीरे धीरे नीचे उतर तक जांघ के बीचों बीच आ जाता है। जांघ के बीचों बीच एक थैली के समान संरचना में बंद हो जाता है। ये किसका निर्माण था, वृषण का। और इस थैली जो संरचना हुआ और उसको हम वृषण कोश कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। अब मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। धन्यवाद, जय हिंद। रोको।